प्यारे बच्चों, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका था कि अगला पाठ हमारा इकाई 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना होगा। इस इकाई में मुख्य रूप से आपको 5 खंड पढ़ने होंगे, अर्थात सामाजिक संस्थाएं जो हैं 5 भागों में विभाजित हुई हैं, जिनके नाम क्रमशः परिवार, विवाह तथा नातेदारी, दूसरा आर्थिक संस्थाएं, तीसरा राजनैतिक संस्थाएं, चौथा धर्म एक सामाजिक संस्था के रूप में, और पांचवा शिक्षा एक सामाजिक संस्था के रूप में इत्यादि पढ़ना होगा। तो सर्वप्रथम इन 5 खंडों को मिलाकर एक इकाई बनी है, इकाई 3, जिसको कहते हैं सामाजिक संस्थाओं को समझना। अर्थात उपर्युक्त सभी संस्थाओं को आप पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सामाजिक संस्थाओं को समझने के क्रम में। परिवार किसे कहते हैं? साधारणतया परिवार से हम सभी परिचित हैं। व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है तथा परिवार में ही उन सभी नियमों और व्यवहारों को सीखता है जो उसे सच्चे अर्थ में एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। आधुनिक समय में परिवार काफ़ी छोटा हो गया है, जबकि पुराने समय में संयुक्त परिवार होता था, काफ़ी बड़ा परिवार होता था। और इसका उदाहरण आप गांव में आज भी देख सकते हैं। कोई समाज चाहे परंपरागत हो अथवा आधुनिक, ग्रामीण हो या नगरीय, धनी हो या निर्धन, परिवार सभी समुदायों की एक सार्वभौमिक विशेषता है। मतलब किसी भी प्रकार के समाज में परिवार पाया जाता है। इसके बाद भी विभिन्न समुदायों में परिवार की प्रकृति समान नहीं होती। परंपरागत और कृषि प्रधान समाजों में अनेक पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहकर बड़े परिवारों की स्थापना करते हैं। इन्हें हम संयुक्त अथवा विस्तृत परिवार कहते हैं। आधुनिक जटिल और बड़े समाजों में परिवार का आकार तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा होता है। प्रायः एक परिवार में केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं। ऐसे परिवारों को मूल परिवार अथवा एकांकी परिवार कहा जाता है। आइए फिर हम परिवार की परिभाषा और उनके तत्वों को तथा विशेषताओं को जानते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा है, परिवार वह छोटा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित है तथा संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। किंग्सले डेविस ने लिखा है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें सगोत्रता के संबंध होते हैं, जो इस प्रकार एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। बर्गेस और लॉक ने परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित होता है, एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करता है तथा एक सामान्य संस्कृति के अंतर्गत सदस्यों की देखरेख करता है। इन सभी परिभाषाओं से परिवार के अनेक तत्वों पर प्रकाश पड़ता है। पहला, परिवार एक छोटा, निश्चित प्रकृति का तथा अनौपचारिक समूह है। दूसरा, परिवार का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिनके बीच पति पत्नी,
माता पिता, पुत्र पुत्री अथवा भाई बहन के संबंध होते हैं। तीसरा, यह वह समूह है जिसमें बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था होती है। चौथा, परिवार का आकार छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन वर्तमान औद्योगिक युग में ज़्यादातर परिवार छोटे आकार के पाए जाते हैं। तो ये तो रहा परिवार का तत्व। तो एक बार पुनः आप जान लें कि परिवार एक प्रकार की सामाजिक संस्था है। और सबसे पहले संस्थाओं को आपको मैं समझा दूं। सामान्य वार्तालाप में हम संस्था शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संगठन के लिए कर देते हैं जिसके द्वारा कुछ व्यक्ति सामाजिक सेवा, मनोरंजन, आर्थिक आवश्यकताओं या राजनैतिक हितों के लिए पारस्परिक सहयोग के द्वारा काम करते हैं। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्था का अर्थ इससे बहुत भिन्न है। वास्तव में संस्था का तात्पर्य एक विशेष कार्य प्रणाली अथवा नियमों की एक व्यवस्था से होता है जिसे सामाजिक मूल्यों और समाज की संस्कृति से स्वीकृति मिली होती है। संस्था के संबंध में नियमों और कार्य प्रणाली को देखा नहीं जा सकता, इसी कारण संस्था की प्रकृति अमूर्त होती है। तो बच्चों, आपने संस्था को समझ लिया। परिवार, विवाह और नातेदारी इसी प्रकार की एक संस्था है। इसके पश्चात हम परिवार की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। मैकाइवर और पेज तथा किंग्सले डेविस ने परिवार की अनेक विशेषताओं को स्पष्ट किया है। इनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सार्वभौमिकता। दूसरा, भावनात्मक आधार। तीसरा, रचनात्मक प्रभाव। चौथा, छोटा आकार। पांचवा, सदस्यों की असीमित दायित्व। छठवां, परंपराओं की प्रधानता। सातवां, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। तथा आठवां, परिवार की अस्थायी व अस्थायी प्रकृति। संक्षेप में, सार्वभौमिकता का अर्थ यह होता है कि परिवार धरती पर कहीं भी किसी भी समाज में पाया जाता है। आदिम से लेकर वर्तमान समय में परिवार का अस्तित्व था और रहेगा। दूसरा, भावनात्मक आधार में हम कह सकते हैं कि लोग आपस में मिलजुल कर त्याग, सहानुभूति, स्नेह के द्वारा परिवार में रहते हैं। तीसरा, रचनात्मक प्रभाव। परिवार के सभी सदस्य अपने व्यवहारों द्वारा एक दूसरे को रचनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और चौथा है छोटा आकार। छोटा आकार में परिवार का सदस्य केवल वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इसमें जन्म लिया हो तथा विवाह संबंध स्थापित किया हो। अपने सीमित आकार के कारण ही परिवार में सदस्यों के संबंध को एक दूसरे के हित में होते हैं। अर्थात परिवार में कोई व्यक्ति तभी माना जा सकता है जब उस परिवार में जन्म लिया हो अथवा विवाह के द्वारा उसमें सदस्य बना हो। जैसे कि यदि किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ हो जाता है तो वह स्त्री उस पुरुष के परिवार का सदस्य हो जाती है। पांचवा है सदस्यों की असीमित दायित्व। परिवार में किसी भी सदस्य की दायित्वों की कोई सीमा नहीं होती है। वह अपनी क्षमता के अनुसार परिवार के सदस्यों के लिए कार्य करता है जो उपयोगी होता है। छठवां है परंपराओं की प्रधानता। परिवार एक ऐसा समूह होता है जो अनेक सांस्कृतिक और परंपरागत नियमों पर आधारित होता है। और सातवां है सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। परिवार किसी भी समाज में केंद्रीय स्थिति की भूमिका निर्धारण करता है। इसका अर्थ यह है कि परिवार की प्रकृति में परिवर्तन होने के साथ साथ ही सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन होने लगते हैं। आठवां है परिवार की अस्थायी व अस्थायी प्रकृति।
परिवार का एक मौलिक लक्षण यह है कि परिवार एक समिति भी है और संस्था भी है। यदि परिवार को पति पत्नी और उनकी संतानों के समूह में देखा जाए तब परिवार एक समिति है। दूसरी ओर परिवार को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखने पर इसे एक संस्था कहा जाएगा। समिति के रूप में परिवार की प्रकृति अस्थायी होती है, जबकि संस्था के रूप में यह बहुत अस्थायी है। आइए अब परिवार के प्रकार को समझते हैं। समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर परिवार के अनेक रूपों का वर्णन किया है। इनमें निम्नांकित 3 आधार अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला, आकार के आधार पर। दूसरा, सत्ता, निवास तथा वंश नाम के आधार पर। तथा तीसरा, विवाह के आधार पर। आकार के आधार पर परिवार को एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार में बांटा गया है। एकांकी परिवार वह परिवार होता है जिसमें केवल बहुत सीमित मात्रा में पति पत्नी और उनके केवल बच्चे रहते हैं, और ये वर्तमान औद्योगिक और नगरीय समाजों में पाए जाते हैं। दूसरा होता है संयुक्त परिवार। यह आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं। ये ग्रामीण समाज में पाए जाते हैं। ये अनेक पीढ़ियों के रक्त संबंध एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं तथा सभी सदस्यों की उपार्जित आय को एक सामान्य कोष में रखकर सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। दूसरा है सत्ता, निवास तथा वंश नाम के आधार पर। इसमें 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। क, मात्र सत्तात्मक परिवार और ख, पितृ सत्तात्मक परिवार। मात्र सत्तात्मक परिवार वे हैं जिनमें परिवार संबंधी विभिन्न अधिकारों, निवास और वंश नाम की दृष्टि से माता अथवा स्त्री को प्रधानता दी जाती है। तथा पितृ सत्तात्मक परिवार वह होते हैं जिसमें पिता को प्रधानता दी जाती है। विवाह के आधार पर 3 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। एक विवाही परिवार, जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक जीवन साथी के होते हुए दूसरे से विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती। दूसरा, तभी विवाह कर सकता है जब उनमें से किसी एक की मृत्यु अथवा विवाह विच्छेद हो जाए। ख होता है बहुपति विवाह। इसमें वे विवाह होते हैं जिसमें एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करके परिवार की स्थापना करती है। और तीसरा होता है ग, बहुपत्नी विवाह। इसमें पुरुष द्वारा अनेक स्त्रियों से विवाह संबंध स्थापित करके परिवार की स्थापना की जाती है। आमतौर पर ऐसे परिवार पुरुष प्रधान होते हैं। अनेक जनजातीय समाजों तथा मुसलमानों में बहुपत्नी विवाह सरलता से देखे जा सकते हैं। सभी समूहों और संस्थाओं में परिवार का महत्व सबसे अधिक इसलिए है कि परिवार अपने सदस्यों के लिए उन सभी कार्यों को करता है जो उसके जीवन और व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। इस संबंध में वीर स्टीड ने परिवार के 10 प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया है। पहला, बच्चों को जन्म देना। दूसरा, यौन संबंधों पर नियंत्रण रखना। तीसरा, सदस्यों की देखरेख करना। चौथा, सांस्कृतिक विशेषताएं सिखाना। पांचवा, समाज में एकरूपता उत्पन्न करना। और छठवां, सदस्यों के जीवन की रक्षा करना। सातवां, आपसी सहयोग को बढ़ाना। आठवां, सदस्यों का समाजीकरण करना। नौवां, सदस्यों को एक विशेष सामाजिक स्थिति देना। 10वां, आर्थिक क्रियाएं करना। स्पष्ट है कि यौनिक इच्छा की संतुष्टि
संतानोत्पत्ति तथा सामाजिक सुरक्षा परिवार के वह महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें किसी भी दूसरे समूह द्वारा नहीं किया जा सकता। परिवार के महत्व को इसके कुछ मुख्य कार्यों के द्वारा निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहला, जैविकीय कार्य। दूसरा, समाजीकरण का कार्य। तीसरा, आर्थिक कार्य। चौथा, सांस्कृतिक कार्य। पांचवा, धार्मिक कार्य। छठवां, राजनैतिक कार्य। सातवां, मनोरंजन संबंधी कार्य। पहला, जैविकीय कार्य में मनुष्य मुख्य रूप से अपने परिवार में यौनिक संतुष्टि अथवा संतानोत्पत्ति का कार्य करता है, और दूसरा, वह अपने परिवार को शारीरिक सुरक्षा देता है अथवा प्राप्त करता है, और तीसरा, दुर्घटना, बीमारी और बेकारी जैसी दशाओं में व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा भी प्राप्त होता है। दूसरा, समाजीकरण का कार्य। अपने कार्यों के द्वारा परिवार ही व्यक्ति को एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। जैसे पहला, परिवार का कार्य व्यक्ति को जीवन के शुरू से अंत तक अपने समाज और संस्कृति की सीख देकर उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाना है। दूसरा, परिवार प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक परिस्थिति और भूमिका देता है जिससे आपसी संघर्षों की संभावना को कम से कम किया जा सके। तीसरा, परिवार एक अनौपचारिक संस्था है जो प्रशंसा, पुरस्कार, सहानुभूति, त्याग अथवा आलोचना के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण करती है। चौथा, परिवार द्वारा किए जाने वाले शैक्षणिक कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसी आधार पर अरस्तु ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से संबोधित किया था। समाजीकरण के इन कार्यों के आधार पर बर्गेस और लॉक का कथन है कि परिवार व्यक्ति को एक सांस्कृतिक प्राणी बनाने वाली सुपूर्ण संस्था है, क्योंकि परिवार ही व्यक्ति को अपने समाज के व्यवहार संबंधी आदर्श नियमों से परिचित कराता है। तीसरा, आर्थिक कार्य। सभी परिवार कुछ मुख्य आर्थिक क्रियाओं के केंद्र रहे हैं। असभ्यता के स्तर में भी परिवार के पुरुष सदस्य जंगल में शिकार करने और भोजन की खोज में चले जाते थे, जबकि स्त्रियां खेती, पशुपालन और दूसरे कार्यों को करती थीं। इस प्रकार नंबर 1, सदस्यों के बीच श्रम विभाजन करना परिवार का एक मुख्य कार्य रहा है। नंबर 2, कुटीर उद्योगों के विकास में भी परिवार का मुख्य योगदान रहा है। नंबर 3, परिवार अपने सदस्यों के लिए उत्तराधिकार की उचित व्यवस्था करता है। उसी तरह चौथा है सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवार अपने सदस्यों के लिए 3 महत्वपूर्ण सेवाएं देता है। पहला, सर्वप्रथम परिवार अपने सदस्यों को विभिन्न प्रथाओं, परंपराओं, जनरीतियों, लोकाचारों और धार्मिक नियमों की शिक्षा देकर उन्हें समाज की संस्कृति के अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। दूसरा, परिवार अपने सदस्यों का मानवीकरण करता है। इसके लिए सदस्यों में त्याग, सहिष्णुता, कर्तव्य पूर्ति, ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम जैसे गुणों को विकसित करना परिवार का ही कार्य है। तीसरा, परिवार ही व्यक्ति में ऐसी मनोवृत्तियां, विचार और भावनाएं विकसित करता है जो एक विशेष संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप होती है। इन्हीं कार्यों के आधार पर परिवार को एक सांस्कृतिक और नैतिक संस्था भी कहा जाता है। पांचवा है धार्मिक कार्य। धार्मिक क्रियाओं पर हमेशा से परिवार का एकाधिकार रहा है। इस संबंध में परिवार अपने सदस्यों को धार्मिक नियमों के अनुसार आचरण करना, धार्मिक क्रियाओं में भाग लेना तथा नैतिक और अनैतिक कार्यों के बीच भेद करना सिखाता है। दूसरा,
परिवार ही सबसे पहले बच्चे के मन में ईश्वर और पवित्रता संबंधी विचार उत्पन्न करता है। तीसरा, परिवार व्यक्ति के जीवन में धर्म के महत्व को बताकर अपने सदस्यों को सदाचार और नैतिकता की ओर ले जाता है। छठा, राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य में परिवार राज्य के समान ही अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण लगाता है। दूसरा, परिवार अपने उन सदस्यों को दंड देता है जो अनुशासनहीनता करते हैं। तीसरा, परिवार अपने सदस्यों को उनकी योग्यता और कुशलता के अनुसार उनकी भूमिकाएं तय करता है और उन्हें अधिकार देता है। चौथा है, सदस्यों के आपसी विवादों का निपटारा परिवार ही करता है। और सातवां और अंतिम है मनोरंजन संबंधी कार्य। परिवार हमेशा से अपने सदस्यों को स्वस्थ मनोरंजन देने का कार्य करते रहे हैं। परिवार द्वारा दिया जाने वाला मनोरंजन छोटी छोटी कहानियाँ, लोक गाथाओं, पौराणिक कथाओं, नाच कूद, हंसी मजाक आदि के रूप में होता है। अनेक उत्सवों और संस्कारों का आयोजन करके भी परिवार अपने सदस्यों का मनोरंजन करता है। ऐसे मनोरंजन का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना होता है। अतः बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, नहीं तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपके लिए गृह कार्य मैं देता हूँ। आप सर्वप्रथम परिवार की अर्थ, विशेषता और परिभाषा लिखेंगे। याद रहे, परिवार का अर्थ, विशेषता और परिभाषा लिखेंगे। और दूसरा, परिवार के आप कार्य लिखकर हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।